अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि केमिस्ट्री की बुक तो चेंज हो गई है। बट जो मैंने यूट्यूब में भी जो पिछली मैंने वीडियोस अपलोड की थी वो भी, और जो मैंने 2 प्रीवियस क्लास ले चुकी हूँ केमिस्ट्री की, वो वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि हम जो हमारे राउंडिंग ऑफ के सिग्निफिकेंट फिगर, ये जो मैंने टॉपिक कवर किए थे, ये हमारे नेक्स्ट इस बुक में भी आगे इंक्लूड है। वैसे इस बुक में ज्यादातर कोई चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ी ज्यादा ना इसमें एलिब्रेट कर दिया गया है ना। तो हम सबसे पहले तो चलते हैं अपनी बुक की तरफ। ठीक है, तो हमारा पहला जो चैप्टर है अब बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसमें हम केमिस्ट्री की ब्रांच की बात कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं। बट अब ये देखिए, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है स्टिक्योमेट्री। अब कोई इसे स्टिक्योमेट्री पढ़ रहा होता है, कोई स्टिचियोमेट्री पढ़ रहा होता है, मर्जी आप कुछ भी पढ़े, पर पेपर में आप लोग बिल्कुल सही लिख के आइएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने वर्ड की तरफ। और आप लोगों को मैं बताती जाऊँ, मैं साथ साथ आपको समझाऊंगी भी और उसके नोट्स भी बनाऊंगी। मैं नोट्स बना रही थी, फिर मैंने कहा कि साथ साथ समझाऊंगी बच्चों को और साथ साथ नोट्स भी बनवा लूंगी, और आप लोग ये नोट डाउन करिएगा। और मैं दूसरी बात बोलूं कि सीआर मुझे कंप्लेन कर रही थी कि बच्चे अटेंडेंस का बार बार बोल रहे, तो आप लोग उसकी फिक्र मत करें, मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या करें कि सबसे पहले तो आप ये समझे स्टिक्योमेट्री होता क्या। वैसे मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको स्टिक्योमेट्री पढ़ती हूँ, बट इसे अगर आप गूगल में साउंड करके देखिए तो इसे स्टिक्योमेट्री पढ़ा जाता है। ठीक है, अब अगर हम अपने बुक की तरफ आए, बुक से बिल्कुल हटकर हम नहीं पढ़ेंगे, जो बुक में है हम वही चीज सब कवर करेंगे। तो मैं इसका साइज छोटा कर देती हूँ। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे। अब जैसा कि आपको आई होप के विजिबल होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये देख रहे हैं ये वाटर मार्क है। अच्छा, इसकी कोई पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ नहीं मिला। ये भी टोटल मुझे 6 चैप्टर ही मिले थे, मुझे इंटरनेट में इसकी कंप्लीट पीडीएफ अभी तक अपलोड नहीं की गई है। तो आई होप कि आपने आपने अपने पास बुक को खोला हुआ होगा। ठीक है, मैं आपके पास इसकी डेफिनेशंस को विजिबल कर देती हूँ। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर स्टिक्योमेट्री है क्या। सबसे पहले हम चलते हैं अपने वर्ड की तरफ। जैसा कि बुक की डेफिनेशंस को भी मैंने कॉपी कर दिया और जो ऊपर अपनी लिखी है उसे भी कॉपी कर दिया, ताकि आप लोगों को दोनों समझा सकूं। ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई चीज कंफ्यूजन हो तो आप अनम्यूट करके यहीं पर पूछ लीजिएगा। बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक और जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस हो चुका है। जो हमने 2 क्लास मिस की है ना, उसके चक्कर में बहुत ज्यादा सिलेबस हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप ये अपने पास नोट कर दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टिक्योमेट्री होता क्या है। ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है स्टिक्यो, दूसरा है मैट्री। जैसे कि बुक में भी ये डिफाइन है कि ग्रीक स्टिशियन, स्टिशियन का मतलब है एलिमेंट एंड मैट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। अब मैं सेम इस चीज को कॉपी करके आप लोगों को इसमें समझाती हूँ, जो कि न्यू टूल्स मैंने डाउनलोड कर रखा है आप लोगों के लिए, इसमें समझाती हूँ। अब स्टिक्योमेट्री बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक स्टिशियन और दूसरा मैट्रन। अब क्या है, स्टिशियंस का मतलब है एलिमेंट और मैट्रन का मतलब है मेजरमेंट। इस तरह से आपको डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल दी भी है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वाटर है। ठीक है, हमारे पास वाटर किन किन सी चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, वो पानी बनता है। ठीक है, H2O। ओके, इसके भी 2 मोल होते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपके साथ स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, अब जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारे पास क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला है वाटर का। किसका फॉर्मूला है, वाटर का, वाटर का फॉर्मूला है। ये आप अपने पास सही तरह नोट कर दीजिएगा। अब जैसे कि स्टेचियोमेट्री की स्टडी करना क्यों लाजमी है, जब केमिस्ट्री थी तो स्टेचियोमेट्री की स्टडी करना क्यों लाजमी, बेसिकली ये स्टेचियोमेट्री हमें बताता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिएक्शंस बता रहा है, तो केमिकल इक्वेशंस को बता। ये जो है ना, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसे हम बोलते हैं, दोबारा मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, इस तरह की इक्वेशंस को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अच्छा, जब भी इक्वेशन की बात की जाती है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है, केमिकल। अब मुझे पेन से इतना ना इसमें काम करना नहीं आता, आप मेरी राइटिंग पर गौर ना करें और बस आप अपने पास जो मैं बोल रही हूँ उसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास है केमिकल इक्वेशन। इतनी बात समझ आ गई। अब हमें क्या, स्टेचियोमेट्री में हम स्टडी कर रहे होते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। अब इसमें रिएक्टेंट ये चीज है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने, ये हाइड्रोजन H2 ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास हाइड्रोजन का फॉर्मूला है, और ऑक्सीजन O2 हमारे पास लिखा है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, इससे इन दोनों से मिलकर हमारे पास क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। तो सबसे पहले आप ये चीज समझें कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं वर्ड पर आके आपको एक अच्छी सी हमारे पास बुक में हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, आप वो भी देख लें ना। ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम की दी हुई है, वो थोड़ी सी मुश्किल है, मैंने कहा कि पहले इजी बता देती हूँ। अच्छा, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अब जैसे कि मैंने ये सेम बताया, सेम इसी तरह बुक में ये आप लोग देख रहे हैं, मैं इस सबको रब कर देती हूँ। आई होप आपके साथ स्क्रीन विजिबल होगी। ओके, अब जैसे कि इसमें हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये देखें आप, हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। याद रखिए, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। आप लोग ये अपने पास नोट कर दें, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होती है, जो हमें हमारे से रिएक्टेंट से चीज मिलकर बनती है। जैसे हाइड्रोजन की मैंने वाटर की मिसाल दी थी, और ये दो हमारे पास चीज क्या है, हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। ये हमारे पास है रिएक्टेंट। अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही है, सब कुछ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ये देखें, आप लोग देखें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से भी छाप सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ। अब दोबारा स्टिचियोमेट्री की डेफिनेशंस को समझे। Greek Stichian element and matter measurement deal with the study of quantitative relationship between the reactants and the product in a chemical reactions by using balanced chemical equations। क्या मतलब इसका, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर हमारे पास क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ठीक है, सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी दी हुई है, और मैंने जैसे कि बुक से एक उठाई हुई डेफिनेशन भी है, तो आप वो भी देख लें। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, आप गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं। मैं आपको एक चीज समझाते जाऊं। अब आई होप कि आपको इतनी चीज तो समझ आ गया होगा कि स्टिचियोमेट्री में हम पढ़ेंगे, स्टिचियोमेट्री में हम केमिकल इक्वेशन होती है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। दोबारा बता रही, ऐसे अगर कोई भी लिखी हो तो इसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये लिखा हुआ है कि केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या है, हम जैसे कि मैथ में पढ़ते हैं कि
जब भी इक्वेशंस की बात करते थे तो उसमें हमेशा ये होता है कि 2 इक्वल होगा 2 के, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसे हो 1+2, या फिर हमारे पास इस तरह हो कि 1 नहीं 3+0, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। ये दोनों क्या है, अगर हम इसे प्लस करें तो भी 3 आ रहा है। होप सो स्क्रीन विजिबल है आपको, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, तो हम देखें इधर भी 3 है और ये इक्वल करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है, 3 है, सही है। ये भी 3 है और ये भी 3, इसे हम बोलते थे इक्वेशन, बट केमिस्ट्री में भी इक्वेशन इसी को ही बोलते हैं। अब कैसे इसी को बोलते हैं, अब मैं आपको एक बता देती हूँ, मैं इसे रब करके आपको एक बताती हूँ। सही, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ने मिलकर हमारे पास क्या बनाया है, वाटर बनाया है H2O, सही। अगर मैं आपसे पूछूं, ये केमिकल इक्वेशन है, इसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ इक्वेशन का, इसका मतलब है केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट क्या होता है, जो दो चीज मिलकर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें चाय की, अगर आप चीनी पत्ती दूध डालेंगे, चीनी पत्ती जो है, चीनी पत्ती जो है और दूध जो है, हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट होगा। और जो हमारे पास चाय पक्की पकाई जो हमारे पास टी बनी हुई आएगी, जो आप पियेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। हो सो इस एग्जांपल से आपको ये समझ आ गया होगा रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और केमिकल इक्वेशंस क्या है। स्टिचियोमेट्री में हम इन सारी चीजों की स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती है ये चीज समझानी है। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये 2 का क्या मतलब है, ये 2 का क्या मतलब है, ये H2O यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला 2 कहाँ गया, ठीक है। तो ये चीज हमारी बैलेंस इक्वेशंस में बड़ी मदद देती है। तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, उससे चीज नहीं, उसे हम बोलते हैं मोल्स, ठीक है। ओके, आप इसकी वर्ड पर आप लोग इसे पेस्ट भी कर देती हूँ मैं, ठीक है। आप ये जो नोट्स है सेम इज आपको इसी तरह लिखने। अगर स्टेचियोमेट्री की डेफिनेशन आ जाती है तो आपको ये चीज लिख रहा है कि स्टेचियोमेट्री ग्रीक स्टेचियन एलिमेंट एंड मैट्रंस का मतलब है मेजरमेंट, जो कि डील करती है रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद आपको ये बताना है कि स्टेचियोमेट्री बेसिकली होती है जिसमें हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्टडी कर रहे होते हैं, केमिकल इक्वेशंस की स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बना रहे हैं, जो कि वाटर का फॉर्मूला है। होप सो कि आपको अब स्टेचियोमेट्री की डेफिनेशंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम चलते हैं मोल की तरफ। अब हमें मोल की क्यों जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो हम मोल की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग वर्ड पर मैं मोल की डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, आप वो लिख लें ताकि बाद में देखते हैं फिर मोल का। आप लोग, मैं जो लिख रही हूँ आप लोग पहले लिखते जाए साथ साथ। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोल की यूनिट क्या होगी, तो मोल की यूनिट मैंने MOL बताई थी। आई होप कि आपको याद रहे, ठीक है। ये इसकी यूनिट है, आप लोगों को ये टेंशन नहीं कि ये है क्या चीज। तो मैं बड़ा कर देती हूँ, आप लोग मोल की डेफिनेशन लिखे, मैं डेफिनेशन लिखवा रही हूँ। अब मोल की SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट जैसे कि मैंने लिखवाई हुई है, क्या है हमारे पास, MOL, ठीक है। हमारे पास जो मोल होता है, ये होता क्या है, किस तरह यूज करते हैं, ये सारी चीज आप लोग, मैं अभी बता देती हूँ, पहले आप लोग लिख लें। मोल हमारे पास, जैसे कि हमारे पास बुक में लिखा हुआ भी है कि मोल जो है
हमारे पास मेजरिंग अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल, सिर्फ इतनी सी अभी लिख ले, मोल that is used amounts of substance। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि आप ये डेफिनेशन नहीं लिखना चाह रहे हैं, बुक से आप लोग प्रेफर करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। ये मैं बस नोट्स बनाने के लिए कर रही हूँ ताकि आपके पास ये सेव रहे, ठीक है। बाय स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि इसकी मोल क्या चीज है, ठीक है। अगर हम देखें, बुक की तरफ आती हूं मैं, आप लोगों ने ये डेफिनेशन, आप लोगों के ये वाटर मार्क है, प्लीज ये वाटर मार्क को ना थोड़ा सा आप इग्नोर करिए, क्योंकि मेरे पास और कोई बुक थी नहीं, ना मिली मुझे इंटरनेट में, तो इसलिए ये थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन विजिबल है तो आप लोग को नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ से कॉपी कर देती हूँ और पेस्ट करके आपको समझाती हूँ ना, ताकि आपको समझ आए। ओके, जैसा कि ये इसमें वाटर मार्क है, आई होप कि आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप अपने पास बुक खोल दें ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसे रब कर देती हूँ, ठीक है। और ये इक्वेशन भी आप लोग लिख लीजिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड की और इसकी ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं वर्ड पे भी इसके डॉक्यूमेंट्स बना रही हूँ और यहाँ पर भी, क्योंकि ज्यादा अच्छे से ना मुझे ये टूल बड़ा अच्छा लगता है, तो आप लोग देख लें जो आपके लिए सूटेबल, ठीक है। अब हम मोल की बात करते हैं कि मोल होता क्या। जैसे कि मैंने बताया था कि मोल की जो ऐसा यूनिट है, जैसे इसमें भी लिखा हुआ है कि मोल की हमारे पास जो यूनिट है वो MOL है। इधर नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको बताया वह भी है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर भी बता देती हूँ कि इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है, MOL। इसे याद रखिएगा, जो ये आगे बड़ा काम आने वाला है ना, मोल, ठीक है। अब आप जो भी एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं, इतने टाइनी होते हैं। आई होप आपको पता हो एटम क्या होते हैं, मास क्या होता है। ये मैट्रिक में पड़ी हुई चीज है, तो मैं रिपीट आउट नहीं कर सकती। अगर जिसको नहीं पता वो सर्च करे गूगल में और अपनी मिस से समझे, स्कूल वाली जो वट एवर जैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मोल की ना, तो कोई भी अगर हम एटम देखें, मॉलिक्यूल देखें, ये हमें आम आंख से नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इतने छोटे से होते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम देखें एटम्स देखें, मॉलिक्यूल्स देखें, ये इतने टाइनी, टाइनी का मतलब क्या है, छोटे, मतलब बिल्कुल स्मॉल। ये इतने छोटे होते हैं एटम कि हमें आम आंख से नजर नहीं आते, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे पास मोल्स को। अब मोल्स की यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है ना, फॉर अ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल। इससे फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि आपको डेफिनेशंस बताई है, ये बताइए मैंने, अगर हम यहाँ पर आते हैं, इसे मैं रब कर देती हूँ। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि मोल्स होता क्या है। मोल क्या होता है, अब मैं थोड़ा और पक्का कर लेती हूँ आपको ना। अगर हमने हाइड्रोजन को H2O में, बार बार एक ही एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ, मैग्नीशियम की ले सकती थी, सोडियम की ले सकती थी, बट एक ही बार बार वो हम सब यूज करेंगे आगे ना। पर अभी आपके लिए ये ना कॉन्सेप्ट समझना बहुत लाजमी है कि ये चीजें क्या है।
अब यहाँ पर नीचे आती हूँ। अब ये देखिए आप, मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और पानी। अब मुझे क्या पता कि कितने नंबर ऑफ मोल में हाइड्रोजन के डालूं तो पानी बने। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 12 दर्जन अंडे लेने जा रहे हैं, ठीक है, 1 दर्जन ले लो, ठीक है, 1 दर्जन आप अंडे अंडे नहीं ले लूं, बनाना लेते, ठीक है। आप 1 दर्जन लेने जा रहे हैं, हमारे पास 1 दर्जन आप लेने जा रहे हैं, केले लेने जा रहे हैं, ठीक है, 1 दर्जन होंगे, 12 आएंगे। आपको पता है कि वो हर दर्जन का मास पता है कितने, हर एक केले कितना मास वो जगह घेरता होगा, आप लोगों को पता है? नहीं पता, ठीक है। और वो एक एक आपको वो मेजर करके भी नहीं बताएगा कि इस केले का इतना मास है, इस केले का इतना मास है, इतना वजन है। फिर आपको देगा कि ये केला तो मोटा है तो आपको ये 10 रुपए का मिलेगा। वो ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं करेगा, और ना मेजर करके बताएगा, और ना उसे खुद को भी पता होगा। तो केमिकल, जब हम केमिकल्स की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे हमारे पास क्या है, केमिकल्स हैं। जब हम केमिकल्स की बात कर रहे होते हैं तो केमिस्ट को ये पता होता है कि हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स डालकर, कितने नंबर, एक फिक्स्ड अमाउंट होती है कि हमें हाइड्रोजन इतने नंबर डालने, ऑक्सीजन के इतने डालने कि हमारे पास पानी बनेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड एक केमिकल है, ठीक है। अब हमें पता था कि मैग्नीशियम के कितने मोल डालने, क्लोरीन के कितने मोल डालने, ये सिंबल्स हैं, याद रखिएगा, ये सिंबल्स हैं। किसी किसी को ये पता नहीं होता ये क्या चीज है, तो मैं आपको बताती चलूँ, ये सिंबल्स हैं। पानी बन रहा है, पानी का अगर किसी ने बोला केमिकल फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलेंगे H2O। ये हमारे पास क्या है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं ये सारी जो गन आपको करके समझा रही हूँ, आई होप कि आपको इस गन में भी समझ आ रहा होगा। मैंने अपने पास भी बुक खोली हुई है और आप अपने पास भी ये बुक खोलें, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम के कितने मोल डालेंगे, क्लोरीन के कितने मोल डालेंगे, ये सब पता होता है, केमिस्ट को ये पता होता है। तो मोल्स हमें बेसिकली मेजर करने के लिए पार्टिकल्स को यूज करते हैं। आप जैसे कि डेफिनेशन देखें, इज एसआई यूनिट यूज फॉर मेजरिंग द सब्सटेंस रिएक्टेंट्स की ही बात हो रही है, ऑफ अ स्पेसिफिक ऑफ अ पार्टिकल्स, ठीक है। और बाकी ये चीज जो है, अगर असल में जो डेफिनेशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ यही है डेफिनेशन ना। लेकिन इस डेफिनेशन को समझने से पहले आपको एक अच्छी सी चीज समझनी होगी, उसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम Na से, ठीक है ना, ये छोटा Na ना, इससे बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। अब मैं आपको बुक शेयर करके बता देती हूँ ये है क्या चीज। बच्चों मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ठीक हो गया। अब मैं आपको समझा रही थी कि एवोगाड्रो नंबर समझना लाजमी। तो मैं आपके साथ बुक शेयर कर रही थी, फिर मैं चली गई थी, ठीक है। हम यहाँ आते हैं, मैं आपको एवोगाड्रो की ऐसे ही समझा देती हूँ पहले, ताकि आपको समझ आ जाए। आप लोग पहले ना एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, जिंदगी में आप लोग वो कभी भूलिएगा नहीं। सही, मैं इसको रब करती हूँ, एवोगाड्रो नंबर और इसका सिंबल सही मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर। सबसे पहले आप इस चीज को समझें, इस चीज को समझें कि हमें समझना है Na, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, Na, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.02 ये जैसे ऊपर लिखी हुई भी है, बुक में खोले, बुक में भी लिखी हुई है, ठीक है। इसकी ये वैल्यू होती है, ठीक। अब आप हमेशा एक मोल में, हर हर केमिकल्स में एक मोल में इतने पार्टिकल्स ले लें आप, हमेशा होते हैं, ठीक है। 6.0, हमेशा ये बात याद रखिएगा, 6.02 इतने पार्टिकल्स तो हर केमिकल्स में होते, पार्टिकल, PAR
ये आप लोग अपने पास लिख लें, पार्टिकल्स की स्पेलिंग वगैरह सब ना, इसे करेक्ट कर दीजिएगा अगर गलती हो गई है। तो Na से हम रिप्रेजेंट करते हैं एवोगाड्रो नंबर को। अब हम बुक की तरफ आते हैं ताकि आपको लगे नहीं कि मैं बिल्कुल अलग सा समझा रही हूँ। अच्छा, बुक में मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। जैसे कि आप लोगों को बुक में नजर आ भी रहा होगा, ये देखें, द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड। अच्छा होगा कि मैं इसको कॉपी कर लूं ना, ताकि आपको समझने में इजी टू है। आप लोग चले वन नोट में आ जाते हैं हम लोग। ओके, आप अपने पास ये वाली डेफिनेशंस भी लिख लें, मैं रिपीट कर देती हूँ ना, कि हमारे पास क्या होता है, जो मैंने ऊपर समझाया हुआ है ना आपको, इसको मैं ना थोड़ा नीचे कर देती हूँ ताकि ना ऊपर वाली चीज भी विजिबल रहे आपके साथ। इसको आप लिख लें, मैं इसको रब कर देती हूँ। जो मैंने अभी जो चीज ये रब कर रही हूँ ना, यही चीज बड़ी काम की, बट मैंने इसमें आप ये मैंने ना, अब देखें, अब लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसा लिखा था, प्रेजेंट इन 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो की Na से सिंबल है, ठीक है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये रही। अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, 1 मोल, हर केमिकल में 1 मोल में हमेशा ये वैल्यू होती है। अब कैसे मैं ये बोल रही हूँ, इसके लिए आप जरा बुक में आ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बुक में जैसे कि विजिबल हो गई होगी आपके साथ, ठीक है। मैं आपको कर देती हूँ, अभी आप लोग टेंशन नहीं लें। मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि किस तरह मैंने ये बोल दिया कि 1 मोल इक्वल होता है ना। इसके मैंने अपने से नहीं कहानियां छोड़ी हैं, या आपको ना मैं बताती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ना बड़ा कर देती हूँ ताकि आपके साथ विजिबल, बुक में भी है ये, मैं बुक से ही ना कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। अभी मैंने कोई स्लाइड्स वगैरह बनाई नहीं थी क्योंकि मैं फिजिक्स में दूसरे कामों में लगी हुई थी, तो मैंने स्लाइड्स बनानी थी क्योंकि इसकी नई बुक है, और नई बुक तो बच्चों को समझने में शायद प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपसे एक बात की थी कि 1 मोल इक्वल है एवोगाड्रो में इस वैल्यू के, ठीक, ये बात की। अब देखें, इसको जरा गौर से देखिएगा, 1 मोल कार्बन के इक्वल होता है 12 ग्राम। अच्छा, ये जो 12 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हमें याद नहीं रहती, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पीरियोडिक टेबल जो आप इंटरनेट में देखें, उसमें हर एक केमिकल्स के ये मास लिखे हुए हो, मोलर मास इसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। तो आप वो ये याद करने पड़ते हैं, ठीक है, ये कोई बताता नहीं है, याद करने पड़ते हैं, वैसे पेपर में नीचे लिखे हुए होते हैं। तो आप बस इतना याद रखें, 1 मोल कार्बन का ये जैसे लिखे हुआ है, 1 मोल कार्बन इक्वल है 12 ग्राम, ठीक। और इस 1 मोल कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 16.02, या आप अपने पास क्या करें, लिख लें, देख लें। मैं दोबारा समझाती जाऊं कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी केमिकल्स में 1 मोल जो सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, उसकी जो हमेशा वैल्यू जो होगी वो 6.02 एट द रेट 23 होगी। एट द रेट नहीं, सॉरी, ये जो उसकी पावर होगी वो 23 होगी, ठीक है। 10 रेस्ट टू द पावर 23, इसको रेस्ट टू द पावर करके पढ़ रहे होते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट 1, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे 1 मोल में, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे
वो क्या होंगे, हमारे पास होंगे एवोगाड्रो नंबर। और आप क्या है, एवोगाड्रो नंबर की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक और चीज, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन का बताया हुआ है कि एक मोल कार्बन का इक्वल है 12 ग्राम। इसी तरह एक मोल मैग्नीशियम क्या होता है, Mg। ये देखिए Mg, ठीक है। ये भी केमिकल्स है, आपको ये समझना नहीं, ये Mg पता नहीं क्या लिखी, मैग्नीशियम पढ़ के आ रही है, ये कुछ नहीं, ये सारे केमिकल्स के नाम, ठीक है। ये मैग्नीशियम है। अब इसका क्या मॉलिक्यूलर मास होता है, ये 24 ग्राम होता है, ठीक है। एक मोल में हमेशा 24 ग्राम होते हैं, लेकिन इसमें एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो हमेशा यही के 6.02। यही चीज बता रही हूँ कि ये एवोगाड्रो नंबर होते हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा एवोगाड्रो नंबर। मोल्स और स्टिचियोमेट्री में दोबारा आती हूँ। स्टिचियोमेट्री क्या होता है, स्टिचियोमेट्री में जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताई थी, मैं दोबारा बता देती हूँ कि मैंने कहा था कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर हमारे पास क्या बना रहे थे, H2O। ये अभी बैलेंस इक्वेशन नहीं है, हमें बैलेंस इक्वेशन बनानी है, ठीक है। ये हमारे पास ये रिएक्टेंट है और ये हमारे पास ये प्रोडक्ट है। जब रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, इनका आपस में जो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शंस होता है, एक इक्वेशंस बन जाती है। इनके रिएक्शंस, इनके दरमियान रिलेशनशिप्स की स्टडी करने को स्टिचियोमेट्री कहते हैं। दोबारा से बताऊं, रिएक्टेंट्स के मिलने से जो प्रोडक्ट बन रहा है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स है और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको बोलते हैं हम। इसमें जो भी स्टडी करनी होती है केमिकल्स के बारे में, वो स्टिचियोमेट्री में करनी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इक्वेशन भी लिखी है, मैग्नीशियम क्लोराइड को डिकम्पोज मतलब अलग अलग करना, तोड़ना। डिकम्पोज किया, तोड़ा हमने, तो मैग्नीशियम निकला और क्लोरीन निकला। यानी कि ये हमारे पास हुआ केमिकल हुआ, ये हमारे पास हुआ रिएक्टेंट का R लिख रही हूँ, और हमारे पास हुआ ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब स्टिचियोमेट्री मैंने दोबारा डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैंने मोल्स का बताया कि मोल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, MOL SI यूनिट इसकी ये है। अब हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी केमिकल्स को मेजर करने के कितने नंबर ऑफ मतलब केमिकल्स डाले, हाइड्रोजन का कितना, अच्छा, इसमें कितने नंबर ऑफ मैग्नीशियम डालेंगे, कितने नंबर ऑफ क्लोरीन डालेंगे, तो हमें मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि मोल क्या करते हैं, मेजरमेंट कर रहा होता है कि कितने नंबर ऑफ सब्सटेंस डालेंगे एक केमिकल्स को बनाने में। यानी कि ये जो चीज है ना, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि एटॉमिक मास, ग्राम, मॉलिक्यूलर मास। अब हम आते हैं एवोगाड्रो नंबर की तरफ। मैं सबको एक बार ना क्लीन कर देती हूँ। ये आप अपने पास लिख लें, ताकि ना ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ, सारी गन वगन कर रही हूँ, आपके लिए कर रही हूँ। अब हमारे पास ये बात आती है कि एवोगाड्रो नंबर को जो रिप्रेजेंट, जैसे कि मैंने बताया कि Na से करते हैं, इसकी जो केमिकल वैल्यू होती है 6.0। अब हर मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल भी बताई है कि अगर हम एक मोल लें कार्बन का, तो उसका मॉलिक्यूलर मास इक्वल होता है 12 ग्राम के। ये याद करने हैं आपको, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि 12 क्या है, ग्राम क्या है। और एक मोल कार्बन के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंशियल की पावर 10, ये लिखी हुई है, ठीक है। तो ये समझाना था। आज की क्लास में मैंने आपको समझाया क्या है। मैं वर्ड की तरफ चलती हूँ। अच्छा, वर्ड में हमें सारा ये ना सही तरह करके मैं आपको समझाऊंगी। आज मुझे समझाना था, बेसिकली इंट्रोडक्शन देना था नया चैप्टर की तरफ। क्या समझाना था मुझे, इंट्रोडक्शन देना था कि पहले चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। दूसरी चीज मोल्स के बारे में मैंने बताई है। तीसरी चीज मैंने एवोगाड्रो नंबर के बारे में बताना था। Na से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा।
ओके, तो हमने ये चीजें सिर्फ अभी पढ़ी हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम बुक की तरफ आ जाते हैं, अब बुक की तरफ आ चुके हैं हम। जैसे कि ये मैंने एग्जाम्पल बता दिए कि मैग्नीशियम क्लोराइड है ये। बुक आपके साथ शेयर करूं। ये मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे पास केमिकल्स है। अच्छा, अब मैं आपको चीज बताती हूँ, एक चीज बता रही हूँ जो आपको समझना है, और उससे पहले आप अपने पास वर्ड पे लिख लें, वन नोट पे लिख लें, वन नोट में आ जाए आप लोग ना। मुझे आपको एक चीज बतानी है ऊपर ही ना, इसे रब कर देती हूँ। होप सो आप जो जो मैं लिखवा रही हूँ साथ साथ आप ये ना कीड़े मकोड़े ये जो लिखवा रही हूँ आपके लिए लिखवा रही हूँ, ये लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पर ये मैंने आपको बोला है कि मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ देखें कि मैग्नीशियम क्लोराइड के ऊपर ये 2 लिखा हुआ है और यहाँ नेगेटिव का साइन डाला हुआ है। ये क्या चीज शो कर रहा है? ये हमारे पास शो कर रहे हैं आयंस। ये हमारे पास होते हैं आयंस। हमारे पास जो आयंस जो होते हैं, अभी आप सिर्फ 2 तरह के आयंस पढ़ेंगे, होते 3 तरह, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें कौन सा है? पॉजिटिव है, और इसके अंदर कितने आयंस है? 2। अगर मैंने बोला मैग्नीशियम के ऊपर कितने आयंस है? पॉजिटिव होते हैं और उसके ऊपर क्या है? 2 आयंस है। और इसके अंदर क्या है? नेगेटिव होते हैं और उसके अंदर कितने आयंस है? 1, ठीक है। होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब ये इक्वेशंस भी बैलेंस नहीं है, अब वो उसको बैलेंस किस तरह करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी आगे। इतना आपको बताना था मुझे। तो आप क्या करें कि नीचे आती हूँ, मैं कुछ लिखवा रही हूँ आपको। मैं आपको ये लिखवा रही थी कि मैंने बोला कि 3 पेज तो कम से कम कवर करवा दूं बच्चों को आज ना। मोलर मास की आप लोग ना डेफिनेशन लिख रहे हैं, मोलर मास। बुक में भी लिखी हुई है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल्स ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस, द मास in grams of any pure सब्सटेंस। आपको पता है ना केमिकल्स ही होते हैं, आप नहीं समझे कि कोई चीज सब्सटेंस बेसिकली, अगर जैसे कि आप चाय बना रहे हैं तो उसके लिए चीनी, पत्ती, दूध रिक्वायर होगा, तो इस तरह से सब्सटेंस हमारे पास क्या होती है? बेसिकली हमारे पास यही समझें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ले ले, चीज थिंग्स ले लें, सारी चीजें, या आप अपने पास लिख लेना कहीं पर अगर चाह रहे तो। द मास इन ग्राम, बुक में भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। जैसा ये लिखा हुआ है हमारे पास, बुक खोली हुई होगी आपने। द मास इन ग्राम ऑफ वन, द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मोलर मास। इसकी यूनिट हमारे पास क्या है वो भी लिख लें, ग्राम पर मोल। यूनिट लिख लें इसकी, ग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। ये इतना इसमें कोई समझाने का नहीं है, इसमें समझाया हुआ है मैंने। ओके, मोलर मास, द मास इन ग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंस, कोई भी केमिकल्स का जो मास होगा वो ग्राम में होगा, तो उसे प्योर सब्सटेंस यही चीज है कि मैंने अभी सब्सटेंस का बताया, जैसे कि चीनी, पत्ती, आप चाय बना रहे हैं, इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन रहा है, तो ये सारी चीजें हमारे पास सब्सटेंस में आ जाती है। अब इसकी यूनिट क्या है? ग्राम पर मोल है। अब सेम इसी बुक के ही नीचे पार्ट में आप लोग देखें, मैं आपको शेयर करके भी बता देती हूँ ना, बुक शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। बुक में बिल्कुल नीचे के पार्ट में देखें, ठीक है, ये चीज ना, ठीक है, ये चीज द वॉल्यूम ना, वॉल्यूम वाली चीज समझानी थी मुझे, ये चीज रह ना जाए ना, ये थोड़ी सी अगर रह गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी।
खुद भी समझा दूं क्या मैं वैसे ना, अगर मैं डेफिनेशन इसकी कॉपी ना करूं और खुद समझा दूं तो भी समझा देती हूँ, समझा देती हूँ अभी मैं ना, बट ये इतना जरूरी नहीं है पढ़ना, समझाना लाजमी है क्योंकि आगे केमिकल्स में हर एक चीज यूज होगी, हर एक चीज। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जो जो जैसे मैं समझाती जा रही हूँ आप उसके ना नोट्स बना लें, नोट्स बड़े काम आ रहे होते हैं ना हमें बाद में। तो मुझे आपको समझाना ये था कि वॉल्यूम क्या चीज है। तो यहाँ चलते हैं हम नीचे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। हाँ, यहाँ पर समझाना मुझे था वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का जो हमारे पास यूनिट होती है ना, वो होती है डेंसिटी पर क्या होती है, आई होप आपको पता होगा। मैंने वॉल्यूम की आपको निकाल के भी बताई थी कि वो ऐसा यूनिट निकाल के बताई थी। यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई इंसर्ट इक्वेशन वगैरह है, हाँ है, बट इसमें ना अच्छी नहीं है। अच्छा, तो इसकी मैं लिख लेती हूँ वॉल्यूम की ना, आप लोग भी लिख लीजिएगा। अच्छा, वॉल्यूम की जो हमारे पास यूनिट होती है वो डेंसिटी मीटर क्यूब होती है। ये 3 लिखा है, इसका मतलब है क्यूब। वॉल्यूम की हमारे पास यूनिट होती है वो डेंसिटी मीटर क्यूब। वॉल्यूम आई होप कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक चीज में बना रही हूँ, इस चीज, इसने कितना वॉल्यूम कवर किया, यानी कि ये हमारे पास है जैसे कि जमीन में ये चीज रखी हुई है, बाल्टी टाइप ले लिया, ये चीज है, इसने कितना वॉल्यूम कवर किया, तो ये होती है। और इसको मेजर किससे करते हैं, डेंसिटी मीटर क्यूब। दोबारा पढ़ रही हूँ, डेंसिटी मीटर क्यूब, ये 3 क्यूब को जाहिर करे, 2 स्क्वायर को शो कर रहा होता है। ओके, नीचे आते हैं, इसकी डेफिनेशन में देख रही थी, मैं आपके लिए स्लाइड्स तैयार कर लूंगी, अभी आप इसी से पढ़े। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 एंड। अच्छा, इसमें कोई फालतू चीज लिखी हुई, आप मेरी समझेंगे मैं क्या बता रही हूँ। अब देखें, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करती हूँ हाइड्रोजन की, ठीक है, मैं यहाँ पर बात करती हूँ हाइड्रोजन गैस की। जैसे कि ये बलून्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये बलून्स देखिए आप, इसमें क्या है, सबसे पहला वाला बलून देखिए, ये इस वाले बलून्स को देखें, ठीक है, बाकियों को अभी छोड़े, या ये वाला देख लें, ये ना थोड़ा सही से विजिबल है, ठीक है, इस वाले बलून्स को देखें, इस वाले बलून्स को देखें, यहाँ पर क्या हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन का हमारे पास जो मोलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास ले लें आप, हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का O2, ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16, बट क्योंकि इधर 2 लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर ना, तो हमारे पास बन जाता है 32 मोल्स। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ, अभी बुक में चेक करें आप लोग, MOL, सही, ये देख रहे हैं, ऑक्सीजन का लिखा हुआ है 32 ग्राम पर मोल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कि ये क्या चीज बोली हुई है। अब मैं यही चीज बता रही हूँ कि एक मोल लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 एंड द प्रेशर ऑफ अ रिफर ऑफ अ मोलर वॉल्यूम। जब भी हम मोलर वॉल्यूम की बात करेंगे ना, तो हमारे दिमाग में 2-3 चीजें आनी चाहिए। अब वो 2-3 चीजें कौन सी है, ये चीज मैं बताती हूँ। हमारे पास 2 चीजें आएंगी, एक तो हमारे पास टेम्परेचर का T आएगा, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आएगा प्रेशर आएगा, और तीसरी चीजें हमारे पास आएगी वॉल्यूम आएगी। ओके, ये चीज याद कर लें हमेशा। एक मोल किसी भी, अगर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, ले लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के एक मोल में कितना टेम्परेचर ले लें आप, यहाँ 273, ऑलवेज हमेशा इस टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, इतने केल्विन, ठीक है, इसे केल्विन परसेंट, केल्विन और सेल्सियस का C आप लगा ले, ठीक है, टेम्परेचर को केल्विन में। और यहाँ पर आप देखें प्रेशर को
1 एटमोस्फेयर। 1 ATM का मतलब क्या है हमारे पास? एटमोस्फेयर। ATM, ये हमारे पास क्या? एटमोस्फेयर। अब हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा हमारे पास क्या रहेगा? वो हमारे पास रहेगा 22.4 डेंसिटी मीटर क्यूब। 22.4 डेंसिटी, अच्छा, मीटर क्यूब। बच्चे बड़े तेज होते हैं जो ये नहीं लिखते। अच्छा, मैं इसको नीचे आपको लिखवा देती हूँ, वर्ड पर तो नहीं, इसमें लिखवाती हूँ। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, इस चीज को आप लिख लेना। मैं बोल रही हूँ जब भी वॉल्यूम की बात करेंगे ना, तो आपको एक तो टेम्परेचर याद रखना है, ठीक है, और एक तो प्रेशर याद रखना है, ठीक हो गया, और दूसरा हमारे पास वॉल्यूम्स को याद रखना है। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है या तो हमारे पास केल्विन में होता है या हमारे पास सेल्सियस में होता है, ठीक है, और प्रेशर हमारे पास एटमॉस्फेयर में होता है, और भी बहुत सारे, सिर्फ एटमॉस्फेयर में नहीं होता। वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब में भी होती है। अच्छा, मैं इसमें ना कोई अच्छा सा टूल नहीं है, मीटर क्यूब लिख लेती हूँ, और या फिर हमारे पास डेंसिटी मीटर क्यूब होती। अच्छा, इसको मैं कर देती हूँ बड़ा। क्या आप अपने पास था उतार ले, मेरी गंदी गंदी राइटिंग को नहीं देखें आप लोग, बस अपना काम करें। ठीक है, रब करके दोबारा लिख लेती हूँ। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर स्पेलिंग सही कर दीजिएगा आप। और वॉल्यूम की आप लोग लिख ले हैं, एक तो होती है मीटर क्यूब, और दूसरी होती है डेंसिटी मीटर क्यूब। ठीक है, अब मैं लिखवा रही हूँ इनकी वैल्यू। तो इसकी होती है 273 केल्विन का के डाल रही हूँ। अब यहाँ पर आप एक चीज याद रखिए, अगर सेल्सियस होगी तो हमारे पास क्या होगी? वैल्यू चेंज हो जाएगी। और प्रेशर की हमेशा हमेशा 1 एटमोस्फेयर रहती। एटमोस्फेयर को हम ATM करके लिखेंगे, ठीक है, ATM करके लिखेंगे। अब यहाँ वॉल्यूम की क्या रहेगी? 22.4 डेंसिटी मीटर क्यूब। ठीक, अब ये चीज बता रही थी कि अगर ये मीटर क्यूब में होगी तो ऑब्वियसली बात है कि ये चेंज होगी, इसमें कुछ मेजरमेंट वगैरह चेंजिंग होगी, जो मैं आपको आगे आगे बताती जाऊंगी। बस आपको ये चीज समझनी थी, केल्विन और सेल्सियस। ठीक है, तो मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट करते हैं। हमने स्टेचियोमेट्रिक मैट्रिक पढ़ा। स्टेचियोमेट्री में हम स्टडी कर रहे होते हैं, हम स्टडी कर रहे होते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। हमारे पास रिएक्टेंट कौन से होते हैं? ना, ये सारी गंदी गंदी चीजों को ना मिटा देती। ठीक है, हमारे पास जो ये चीज है, इसमें जो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये चीज जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास होगा प्रोडक्ट, ये हमारे पास होगा, ओके, ये हमारे पास है रिएक्टेंट। क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट। आर लगा ले यहाँ पर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और ये हमारे पास है प्रोडक्ट। दोबारा एग्जाम्पल देते चलूं, रिएक्टेंट जैसे कि चाय पत्ती को मिलाकर आपने क्या बनाया? हमारे पास टी बनी हुआ है, तो हमारे पास बनी बनाई जो चाय चाय होती है उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे अगर हम दुकान में जाएं तो कोई भी आप ले ले, कोई भी आप चीज ले लेते हैं, बनी हुई चीज लेते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज ले ले, ठीक है,
तो वो चीज बनी हुई जो चीज होंगी, आप अगर चाट लेने जाएं, शॉप में चाट लेने जाएं, बनी बनाई चाट, ठीक है, अब मैं खाली छोले नहीं बोल रही, चाट बोल रही। अब वो जो चाट बनी हुई हमारे पास प्रोडक्ट होगा, अब चाट के अंदर हमारे पास छोले डाले, चाट मसाला डाला, दही डाला, अब क्या क्या डाला, वो सारी हमारे पास क्या होगी, रिएक्टेंट होगा। अब केमिकल्स का क्या होगा कि पानी कैसे बने, ठीक है, पानी का फॉर्मूला H2O, वाटर का फॉर्मूला है H2O। अब H2 का मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, H2O, ओके। अब इनका कॉम्बिनेशन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, इनका रिलेशनशिप की स्टडी करना, इनकी इक्वेशन, ये क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन। क्या होता है मैंने अभी आपको बताई, ये सारी केमिकल इक्वेशन, इनकी स्टडी हम किस में करेंगे, स्टिचियोमेट्री में करेंगे। इनकी मेजरमेंट हम किस में करेंगे, वो स्टिचियोमेट्री में। आप इसको स्टिचियोमेट्री भी पढ़ सकते हैं, स्टिचियोमेट्री सिर्फ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अब हम यहाँ पर मोल्स की करें, मैंने मोल्स की एक एग्जांपल आपको बताई है, जैसे कि आप 1 दर्जन केले लेने जाते हैं, बनाना, ठीक है, आपको वो एक एक मेजर नहीं करके जाएगा कि एक केले का इतना मास है, एक केला इतना मोटा है, अब इसके 10 रुपए बढ़ जाएंगे, ठीक है, दूसरे के इतने तो 30 रुपए, तो वो आपको मेजर करके नहीं दे रहा होगा। बट केमिस्ट्री में जब हम बात कर रहे होते हैं कि पानी बन रहा है H2O से, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के कितने मोल डालेंगे, ऑक्सीजन के कितने मोल डालेंगे, तभी हमारे पास पानी बनेगा। तो इसकी स्टडी हम मोल्स में करते हैं। मोल्स हमें बेसिकली मेजरमेंट करता है, अमाउंट की बताता है, ठीक है, पार्टिकल्स की। अच्छा, मोल्स की SI यूनिट क्या होती है, MOL। हमने ये चीज पढ़ी। अब मैं क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, मैं जल्दी जल्दी रिव्यू कर रही हूँ, तो आप ये देख लें। उसके बाद हमें पढ़ना था कि एवोगाड्रो नंबर पढ़ना था, जिसको हम शो करते हैं Na, ठीक है। अब एवोगाड्रो नंबर क्या है, जैसा मैंने कहा, एक मोल किसी भी केमिकल्स में, एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 6.02, ये लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल 23, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स दे रहा, किसी भी, अगर वो हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन है तो इसके कितने होते हैं, 2 ग्राम होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी कितने एटम्स होंगे, वो इतने एटम्स होंगे, मैं बार बार नहीं बता रही, तो आप देख लें। जैसे ये कार्बन की मिसाल दी थी, मैग्नीशियम की दी थी, ये देख लिया। उसके बाद मैंने ये पढ़ा कि मोलर मास क्या होता है, मोलर मास की यूनिट बताई मैंने आपको, ग्राम पर मोल। वॉल्यूम पढ़ा, अच्छा, वॉल्यूम की मैंने 2 यूनिट बताई है, एक m³ भी होती है और डेंसिटी मीटर क्यूब भी होती है। अब मैंने कहा कि वॉल्यूम को समझने से पहले आप ये चीज समझें कि जब भी वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम 2-3 चीज समझेंगे। नंबर पहली चीज हम समझेंगे टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है, एक तो टेम्परेचर, जैसे मैंने ऐसा यूनिट बता रही थी, जैसे ऐसा यूनिट बताई थी कि मास का बताया था मैंने, ऐसा यूनिट बता रही थी कि मैंने मास का बताया था, किलोग्राम बताया था, ठीक है। पिछली वीडियो आप वो देख सकते हैं, थोड़ी बहुत आपको उससे भी समझ आ जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरह ये आप इसकी यूनिट्स ले लें, टेम्परेचर की क्या होगी, केल्विन सेल्सियस, प्रेशर की क्या, एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब या डेंसिटी मीटर क्यूब, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 273 केल्विन में के आप लिखेंगे, और एट प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, 1 एटमॉस्फेयर, ATM, ATM, ठीक है। और वॉल्यूम की क्या होगी, 22.4 डेंसिटी मीटर क्यूब, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा, आपकी अटेंडेंस में डाउनलोड कर दूंगी इससे, इसकी वीडियो भी बल्कि मैं आप लोग के आज बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे ही आए, तो चैप्टर 1 इजी सा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मैं आपके साथ बुक शेयर कर दूंगी। अच्छा,
क्योंकि अभी मेरे पेपर्स चल रहे हैं तो इसलिए मैं इसके वो नहीं बना सक रही स्लाइड्स पर इन। अच्छा ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, एक तो रिलेशनशिप इसके देख लेंगे, ऊपर हमारे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगा किस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे, जो एग्जाम्पल्स हैं, और 5 ईयर के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी तो आप उधर भी बार बार देखिएगा। कोई कॉन्सेप्ट कोई क्लास मिस करेंगे तो आपको नेक्स्ट चीज अगली क्लास में समझ नहीं आएगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छी लगे तो उसे शेयर भी करिएगा। बच्चे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अटेंडेंस आपकी डाउनलोड हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।